दोस्तों, आज की कहानी है विधवा माँ का फैसला। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक रोटी खाकर नैना जी ने जैसे ही रोटी के डिब्बे से दूसरी रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उनकी बहू आंखों को बड़ा करके कहती है, शर्म कर शर्म। यह सुनते ही नैना देवी जी अपने हाथ पीछे कर लेती हैं और एक रोटी खाकर ही वह चली जाती हैं। नैना देवी की बहू उनके साथ कितने दिनों से ऐसा व्यवहार कर रही थी। उनको थाली में एक ही रोटी देती थी, रोटी का डिब्बा उनके सामने ही रख देती थी और नैना जी के पास ही बैठ जाती थी। जैसे ही नैना जी दूसरी रोटी खाने के लिए हाथ बढ़ाती थी तो बहू उनको कहती, शर्म कर शर्म। देखने वाले तो यही देखते कि रोटी का डिब्बा सास के पास रखा हुआ है, जबकि बहू सास को दूसरी रोटी खाने ही नहीं देती थी। नैना देवी जी मन महसूस कर वहाँ से उठकर अपने कमरे में बाहर आ जाती हैं। उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। वह बहू ने उन्हें सही से खाने के लिए भी नहीं दिया। खाना कम मिलने की वजह से धीरे धीरे नैना देवी जी में कमजोरी आती जा रही थी। अब उनसे भूख भी बर्दाश्त नहीं होती थी। वह घर में कोई भी अच्छी चीज़ बनाती थी तो वह भी अपनी सास को नहीं देती थी। नैना देवी जी अपनी बहू के इस व्यवहार से तंग आ चुकी थी। आज उन्हें बहुत रोना आ रहा था। वह बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। नैना देवी जी अपनी चारपाई पर बैठी हुई आंसू बहा रही थी। तभी नैना देवी जी की नज़र अपनी चारपाई के सामने पड़ी चारपाई के नीचे रखी संदूक पर पड़ी। उन्होंने उसको बाहर निकाल और उसे अपनी चारपाई पर लाकर रख दिया। उन्होंने अपने छोटे से पर्स में से चाबी निकाली और संदूक में लगा हुआ ताला खोला। ताला खोलने पर उन्हें सबसे ऊपर फ़ोटो एल्बम नज़र आया। उन्होंने एल्बम बाहर निकाला और एक एक करके वह फ़ोटो देखने लगी। उनके अतीत की पुरानी यादें ताज़ा होने लगी। नैना देवी जी के पति के देहांत को 2 साल हो चुका था। नैना देवी जी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम विशाल है। दोनों बेटों की सरकारी नौकरी है। बड़ा बेटा अपनी बहू और बच्चों के साथ बेंगलुरु में रहता है, जबकि नैना देवी जी इंदौर में अपने छोटे बेटे के साथ रहती हैं। वह इंदौर में ही नौकरी करता है। विशाल की पत्नी का नाम शिल्पी है। विशाल के 2 बच्चे चिंटू और रिंकू। नैना देवी जी का बड़ा बेटा करण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ साल में 1 बार आता है और माँ को फ़ोन भी 1-2 महीने में 1 बार ही करता है। विशाल की पत्नी रेखा के पास अपनी सास के पास कभी फ़ोन तक करने का टाइम नहीं है। कभी अपने सास का हालचाल जानने की कोशिश भी नहीं करती। ससुर जी के देहांत के बाद बड़े बेटे बहू ने नैना देवी जी को अपने साथ ले जाने की कोशिश नहीं की, वरना नैना देवी जी अपने बड़े बेटे के पास भी रह सकती थी। नैना देवी जी दोनों बेटों के लिए अब बोझ समान थी। वह अब अपने बच्चों के व्यवहार से तंग आ चुकी थी। नैना देवी जी के पति गोविंद जी की इतनी कमाई नहीं थी। नैना देवी जी ने कुशल गृहिणी बनकर तिनका जोड़कर यह घर बनाया था। नैना देवी जी गायें रखती थी और उसका दूध बेचकर घर खर्च चलाती थी। वे गोविंद जी की कमाई बचाकर रखती थी। एक कमाई बचाती थी और एक कमाई से घर खर्च चलाती थी। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही वह गोविंद जी की कमाई खर्च करती थी। जो घर उनके सास ससुर ने उनको दिया था वह बहुत छोटा था और कच्चा सा घर था। अपनी मेहनत, समझदारी और सूझबूझ से नैना जी ने एक बड़ा सा घर ले लिया था। नैना देवी जी और गोविंद जी ने दोनों बच्चों को भी अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया था। दोनों बच्चों की अच्छी नौकरी लग चुकी थी। अब जब दोनों बच्चों की नौकरी लग गई तो नैना जी ने दोनों बच्चों का विवाह कर दिया। दोनों बेटे और बहुओं का व्यवहार पहले तो ठीक था, परंतु जब से गोविंद जी का देहांत हुआ था तब से दोनों बेटे अपने परिवार में व्यस्त हो गए थे। यह सब कुछ तो नैना जी झेल ही रही थी, परंतु कुछ दिनों से शिल्पी उनके साथ जो व्यवहार कर रही थी उनके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। विशाल को भी अपनी पत्नी के इस व्यवहार की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनका ऑफिस घर से काफ़ी दूर था। वह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाता था और रात को देर से आता था। जिस दिन ऑफिस की छुट्टी होती थी उस दिन आधा दिन पढ़कर सोता था, कुछ अपना ऑफिस का काम करता था और फिर पत्नी और बच्चों के साथ बाहर घूमने निकल जाता था।
नैना देवी जी एक घरेलू महिला थी। अपनी सूझबूझ और समझदारी से उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया था, परंतु वह इतनी सीधी नहीं थी कि किसी के अत्याचार को चुपचाप से सह सके। परंतु बच्चों के सामने माँ बाप हथियार डाल ही देते हैं। नैना जी एल्बम को देखते देखते रोती जा रही थी। अपने पति को याद करती रहती हैं और पुराने फोटो देख देख कर उन्हें याद आता है कि एक ज़माने में वह क्या थी और आज उनकी बहू ने उनकी क्या हालत कर दी है। अपने पति और पुरानी फ़ोटो देखकर नैना जी के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। वह मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लेती हैं कि अब मैं अपने बच्चों का अत्याचार नहीं सहूँगी। इतने कष्ट सहकर हमने यह घर बनाया था और इस घर में आज मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरी रोटियां भी गिनी जाती हैं। यह सब कुछ अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे ही वह एल्बम देखकर बंद करती हैं तो उनकी नज़र घर के कागजात पर पड़ती है। घर उनके नाम पर था। कागज देखकर नैना देवी जी को और हिम्मत आ जाती है और वह मन ही मन कहती हैं कि अब बच्चों की अकल ठिकाने लाने का समय आ चुका है। नैना देवी जी एल्बम और कागजात संदूक में रखकर फिर से ताला लगा देती हैं और संदूक को फिर से चारपाई के नीचे रख देती हैं। अपने कमरे से बाहर आती हैं। घर के बाहर निकलकर अपने पड़ोस में अपनी सहेली मीना देवी जी के पास जाती हैं। मीना देवी जी उस समय अपने कमरे में बैठी हुई माला का जाप कर रही थी। नैना देवी जी को आते देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। उनको अपने पास बिठा लेती है और उनसे पूछती है, क्यों बहन, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कुशल मंगल तो है ना? इस समय कैसे आना हुआ? यह पूछने पर नैना देवी जी कहती हैं, क्या बताऊं बहन, बहू ने दुखी कर रखा है। जब भी भोजन करने बैठती हूँ तो एक रोटी खाने के बाद दूसरी रोटी खाने ही नहीं देती। कितने दिन हो गए बहू को ऐसा व्यवहार करते करते मेरे साथ। अब मैं थक गई हूँ उसके इस व्यवहार से। तुम तो सब जानती ही हो बहन, तुम्हारी और मेरी शादी आगे पीछे ही हुई थी। हमने अपने घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। घर का सारा काम करने के बाद, बच्चों का सारा काम करने के बाद 2-3 गायों का भी काम करना पड़ता था। सुबह 3 बजे उठकर तो गायों को घास डालना होता था। रोजाना नहलाना पड़ता था। दिन में कई बार पानी पिलाना पड़ता था और फिर शाम को दूध निकालकर उस दूध को बेचना होता था। बच्चों को हमने खाने पीने में, कपड़े लत्ते में, पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं आने दी। इतने कष्ट सहकर तिनका तिनका जोड़कर हमने यह घर बसाया था। आज हमारे ही बसे घर पर बेटा और बहू कब्जा जमाए बैठे हैं। हमें ही रोटी गिन गिन कर दी जाती हैं। हमारे ही घर में हमारी कोई इज्जत नहीं है। और वह करण, उसको तो जैसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। माँ कहाँ रह रही है, कहाँ जी रही है, कहाँ मर रही है, उसे तो कोई परवाह ही नहीं है। घर में हिस्सा मांगना तो बड़ी जल्दी आ जाएगा, परंतु जिसका घर है उसे एक भी बार नहीं पूछता। माना सब कुछ बच्चों का ही है, लेकिन बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं तभी तो उन्हें सब कुछ मिलता है। बिना सेवा करे यह सब लोग सब कुछ पा जाना चाहते हैं। हमारे सास ससुर के पास क्या था? एक छोटा सा घर। फिर भी हमने उनकी कितनी सेवा की, तब हमें कहीं जाकर वो घर मिला था। उनके पास कुछ भी ना होता तब भी हम उनकी वैसे ही सेवा करते, हमें कुछ मिलता या ना मिलता। परंतु आज के बच्चों को माता पिता की प्रॉपर्टी को तो चाहिए, लेकिन उनकी सेवा करना नहीं चाहते। मीना देवी जी नैना देवी जी की हाँ में हाँ मिलाकर कहती हैं, हाँ बहन, बिल्कुल ठीक कह रही हो। यही तो आजकल के हर घर में हो रहा है। हमारे साथ भी बेटे और बहुएं ऐसा ही व्यवहार करने लगे थे। इन्होंने तो बेटा और बहू को धमकी तक दे दी थी कि घर से बाहर निकाल दूंगा। तब जाकर सारे बेटे लाइन पर आए। अब जाकर सारे बेटे सही चल रहे हैं। अब तो हम दोनों की सेवा करते हैं। इस पर नैना देवी जी उदास होकर कहती हैं, बहन, तुम्हें तो भाई साहब का सहारा है। भाई साहब ने सब कुछ ठीक कर दिया, पर मैं क्या करूं? अगर आज वे जीवित होते तो मुझे यह दिन देखना ही नहीं पड़ता। मेरे यह तो मुझे अकेला इस दुनिया में छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मुझे लगा था कि भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, यह मेरा सहारा बनेंगे। परंतु बच्चे तो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। मेरी तो कोई भी सहारा नहीं है। अब तक तो मैं यही सोच रही थी कि अकेली विधवा औरत होकर मैं क्या कर सकती हूँ, परंतु अब बस हुआ, बहुत हुआ। अब मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगी कि अकेली विधवा औरत क्या कर सकती है। जो औरत बच्चों को पैदा करके इस दुनिया में ला सकती है,
वह सब कुछ कर सकती है। अब मुझे तो अपने बच्चों को सीधी लाइन पर खुद ही लाना पड़ेगा। मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ बहन, मुझे तुमसे एक काम है। तो मीना देवी जी नैना देवी जी को सांत्वना देते हुए कहती है, हाँ हाँ बताओ बहन, क्या काम है? मैं तुम्हारी हर तरह से सहायता करने के लिए तैयार हूँ। तब नैना देवी जी एक फ़ोन नंबर निकालकर मीना देवी जी को देती हैं और कहती हैं कि यह नंबर मेरे बेटे करण का है। इस नंबर पर फ़ोन कर कर कहो कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। तुम्हारा छोटा भाई विशाल तुम्हारा घर तुम्हारी माँ से अपने नाम लिखवा रहा है। अगर तुम्हें घर में हिस्सा चाहिए तो तुरंत आ जाओ, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। मीना देवी जी कहती है, ठीक है बहन, मैं अभी फ़ोन करती हूँ। मीना देवी जी अपने पति के फ़ोन से करण को फ़ोन करती हैं और नैना देवी जी के सामने यह बातें कह देती हैं जो नैना देवी जी ने उनसे कही थी। यह सारी बातें सुनकर करण हैरान हो जाता है और मीना देवी जी से कहता है, बहुत अच्छा किया चाची जी जो आपने हमें फ़ोन कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पत्नी और बच्चों सहित अभी निकलने की तैयारी करता हूँ। यह सुनकर मीना देवी जी फ़ोन काट देती हैं। वह नैना देवी जी को बताती हैं कि वह सुबह तक पहुँच जाएगा। यह सुनकर नैना देवी जी मन ही मन में आगे का प्लान तैयार करती हैं और मीना देवी जी को धन्यवाद करके अपने घर वापस आ जाती हैं। घर आकर मीना देवी जी अपने बिस्तर पर लेट जाती हैं और सुबह होने का इंतज़ार करने लगती है। गहराई में सोचते सोचते आंखों ही आंखों में कब रात गुजर जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। सुबह सवेरे उठते ही नैना देवी जी स्नान करती हैं, पूजा पाठ करती हैं और फिर किचन में जाती हैं और अपने लिए चाय बनाकर लाती हैं। आराम से चाय पीती हैं और चाय पीने के बाद किचन में ताला डाल देती हैं। बड़े बेटे करण के कमरे में भी नैना देवी जी ताला डाल देती हैं। विशाल और शिल्पी अभी तक सो रहे थे। रविवार का दिन था, बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी और विशाल के ऑफिस की भी छुट्टी थी, इसलिए सब आराम से सो रहे थे। नैना देवी जी सबके उठने का इंतजार कर रही थी। कुछ समय बाद शिल्पी भी जाग जाती है। शौचालय में जाने के बाद हाथ मुंह धोती है और जैसे ही वह किचन में चाय बनाने के लिए जाती है और किचन खोलने की कोशिश करती है तो देखती है कि किचन में ताला है। यह देखकर शिल्पी के होश उड़ जाते हैं। गुस्से में तमतमाकर बोली, यह किचन में ताला किसने डाला है? नैना देवी जी आराम से बैठी हुई थी। शिल्पी जब कई बार पूछ लेती है तो नैना देवी जी बड़े आराम से कहती है, किचन में यह ताला मैंने डाला है। तो शिल्पी भी चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किचन में ताला डालने की? यह सुनते ही नैना देवी जी क्रोधित हो जाती हैं और तेजी से उठकर आती हैं। शिल्पी को 2 थप्पड़ खींचकर मारती हैं, फिर वह जमीन पर गिर जाती है। नैना देवी जी कहती है, ऐसा वैसा हाथ मत समझना, मेहनत करके यह हाथ पत्थर के हो गए हैं। दोबारा बदतमीजी से बात की तो जबान खींच लूंगी। शिल्पा ने अपनी सास का यह रूप पहली बार देखा था। वह तो सास को बहुत सीधी सादी घरेलू महिला समझती थी, परंतु उसे नहीं पता था कि नैना देवी जी इतनी सीधी सादी महिला भी नहीं है कि जो बहू के अत्याचार चुपचाप से सह लेती। बाहर हंगामे की आवाज़ सुनकर विशाल भी उठ जाता है और बाहर आ जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी अपने गाल को लेकर जमीन पर बैठी हुई है। विशाल पूछता है कि क्या हंगामा हो रहा है सुबह सुबह? तो नैना देवी जी उत्तर देती है, तू तो घर में रहकर भी ऐसा है कि जैसे हो ही ना। तेरी पत्नी मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है यह तो तुझे पता नहीं। तब तो तूने कुछ नहीं किया, तो अब मैं खुद ही इसे ठीक कर लूँगी। लेकिन माँ हुआ क्या यह तो बताओ मुझे। तो नैना देवी जी कहती है कि पूछ अपनी पत्नी से कि मुझे एक रोटी से दूसरी रोटी खाने नहीं देती है। अगर मैं एक रोटी खाकर रोटी के डिब्बे से दूसरी रोटी उठाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे कहती है शर्म कर शर्म। बहुत दिन हो गए उसको मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हुए। घर में कोई भी अच्छी चीज़ बनाती है तो वह मुझे नहीं देती। मेरे ही घर में रोटियां गिनी जाती है। अब मैं यह सब कुछ और सहन नहीं कर सकती। यह घर मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर बनाया था। इस घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह रसोई भी जिस पर तेरी पत्नी अधिकार जमाती है, यह रसोई भी मैंने ही बनाई है। इसमें सारा सामान भी मेरा ही है। अपने माँ के मुंह से यह बातें सुनकर विशाल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती है। वह तो बस अपने काम में व्यस्त था।
विशाल गुस्से में शिल्पी से पूछता है, शिल्पी क्या माँ सच कह रही है? शिल्पी के मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकलती है, वह सिर झुकाए बैठी रहती है। विशाल समझ जाता है कि माँ सच कह रही है। विशाल को इतना गुस्सा आता है कि वह शिल्पी को बहुत जोर से झकझोर देता है और जोर से थप्पड़ खींचकर मारता है। अभी यह सब कुछ चल ही रहा था कि तभी डोरबेल बजने की आवाज आती है। डोरबेल बजती रहती है तो विशाल अपने गुस्से को शांत करके दरवाज़ा खोलता है तो सुबह सुबह अपने बड़े भाई और भाभी और बच्चों को देखकर हैरान रह जाता है। अरे भैया, आप सुबह सुबह, सब कुछ कुशल मंगल तो है? आपने अपने आने के बारे में बताया भी नहीं। इसका कारण क्या पूछता है? तूने भी तो हमसे बहुत कुछ छुपा रखा है, तो हम तुम्हें क्यों बताएं? और यह कहकर करण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अंदर आ जाता है। शिल्पी अपने जेठ जेठानी को देखकर हड़बड़ाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही करण और रेखा अंदर आते हैं तो सामने नैना देवी जी को सही सलामत पाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अरे माँ, आप तो बिल्कुल ठीक है, हमें तो कुछ और ही पता चला था। इस पर नैना देवी जी कहती है, हाँ, तू तो मेरे मरने का इंतज़ार में ही है। तुझे तो लगा कि तेरी माँ अब मरने वाली है तो चलो घर का बंटवारा करके अपना हिस्सा ले लो। वैसे तो तुझे माँ की कभी याद आती नहीं है, अब हिस्सा लेने की बारी है तो तू बड़ी जल्दी आ गया। करण शर्मिंदा होता है और कहता है, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस पर नैना देवी जी कहती है, यह बात नहीं है तो कैसी बात है? क्या बात है? तुझे मीना से फ़ोन मैंने ही कराया था। तू और तेरी पत्नी कभी मेरा हाल चाल पूछते हैं कि माँ कहाँ है, कहाँ मर रही है? मैंने आज तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं तुम दोनों को बता सकूं कि मैं इस घर का क्या करने वाली हूँ। रेखा की नज़र अपने कमरे पर पड़ी जिसमें ताला पड़ा हुआ था। वह दोनों सब कुछ समझ जाते हैं। इतने में नैना देवी जी कहती है कि तुम दोनों को मैंने इतने कष्ट सहकर पाला है, कभी तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, और आज तुम दोनों के लिए एक माँ की 2 रोटी भारी पड़ रही हैं। जब तुम मेरी नालायक औलाद माँ को 2 रोटी तक नहीं दे सकती तो मैं तुम्हें अपना घर कैसे दे दूँ? जितना हमने तुम दोनों के लिए किया था ना, उतना जब तुम अपने बच्चों के लिए करोगे और वह तुम्हें 2 रोटी भी न देंगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि हमने अपनी माँ के साथ क्या किया था। आज मैं अपने पूरे होशो हवास से यह ऐलान करती हूँ कि मैं आज से वृद्धाश्रम में जाकर रहूँगी और यह घर भी मैं वृद्धाश्रम के नाम कर दूँगी। यह बात सुनते ही दोनों बेटे और बहुओं के होश उड़ जाते हैं। दोनों बेटे एक साथ कहते हैं, माँ ऐसा मत करो, हम तुम्हारे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। आज से आपको किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं आने देंगे। दोनों बहुएं भी नैना देवी जी के पैरों में गिर जाती हैं और कहती है, माँ हमें माफ़ कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए। इस पर नैना देवी जी कहती है, मेरी एक शर्त है, वह तुम दोनों को माननी पड़ेगी। अगर तुमने मेरी वो शर्त मान ली तब मैं ये घर तुम दोनों को दूंगी। तो बेटे पूछते हैं कि माँ क्या शर्त है आपकी? तो नैना देवी जी कहती हैं कि पहली शर्त यह है कि तुम दोनों मुझे महीने में खर्चा दोगे, और दूसरी शर्त यह है कि तुम दोनों को मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मेरी मर्जी के खिलाफ तुम दोनों कोई भी काम नहीं करोगे। जो भी काम करोगे वह मुझसे पूछकर ही करोगे, और मेरा जब भी मन करेगा मैं छोटे के साथ रहूँगी और जब भी मन करेगा मैं बड़े के साथ रहूँगी। तुम्हारी पत्नी को मुझे इज्जत देनी होगी और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। अगर मेरी यह बात तुम सबको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं आज ही वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। दोनों बेटे और बहुएं एक ही सुर में कहते हैं, माँ हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। यह सुनकर नैना देवी जी भी खुश हो जाती हैं। जाकर किचन और करण के कमरे में से ताला खोल देती है। वह दोनों बहुओं से कहती है, जाओ जाकर अच्छा सा नाश्ता तैयार करो सबके लिए। यह सुनते ही दोनों बहुएं किचन में चली जाती हैं। नैना देवी जी करण और विशाल से कहती है, नाश्ता करते ही तुम दोनों मेरे कमरे की सफाई करोगे। ठीक है माँ, आपका हुक्म सर आंखों पर। आज से हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। दोनों माँ को एक साथ कहते हैं और अपनी माँ के पास बैठकर माँ को अपनी बाहों में भर लेते हैं। यह देखकर नैना देवी जी भाव विभोर हो जाती हैं। उन्हें अपने वो 2 छोटे नन्हे नन्हे बच्चे याद आ जाते हैं। नैना देवी जी दोनों बेटों को अपनी बाहों में भर लेती है और रोने लगती हैं। माँ को रोते देख दोनों बेटे भी रोने लगते हैं और कहते हैं, मत रो माँ, हमसे बड़ी भूल हुई, हम सब कुछ भूल गए थे,
कि तुमने हमारे लिए कितने कष्ट सहे हैं। हमें नादान बच्चे समझकर माफ़ कर दो माँ। नैना देवी जी रोते हुए कहती हैं कि एक माँ अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं रह सकती, चाहे बच्चे कैसे भी हों। तुम दोनों को सीधी राह पर लाने के लिए ही मैंने यह सब किया। अगर मैं तुम्हें दिल खोल कर दिखा सकती तो तुम्हें पता चलता कि मेरे दिल में तुम लोगों के लिए कितना प्यार है, पर अफसोस है कि मैं तुम्हें अपना दिल चीर कर नहीं दिखा सकती। दोनों बहुएं नाश्ता बनाकर जब बाहर लाती हैं तो देखती हैं तीनों माँ बेटे रो रहे हैं, और यह भाव विभोर दृश्य देखकर उनके हृदय में अंदर की ममता भी जाग जाती है। दोनों बहुएं भी भावुक हो जाती हैं और रोने लगती हैं। नैना देवी जी के पैरों में पैर पकड़ लेती हैं और कहती हैं, माँ हमें भी माफ़ कर दो। माँ, अगर हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगी। यह पीड़ा वाकई बहुत दुखदायी है। हमसे बड़ी भूल हुई। आज के बाद हम आपको कभी भी किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। नैना देवी जी दोनों बहू को अपने पैरों से उठा लेती है और अपने सीने से लगा लेती है और कहती है कि तुम दोनों मेरी बेटी जैसी हो। अब तो शिल्पी और रेखा बिल्कुल बदल गई थी। अब दोनों बेटे हर महीने नैना देवी जी को खर्चा देने लगे थे। नैना देवी जी कभी अपने छोटे बेटे के पास रहती तो कभी अपने बड़े बेटे के पास चली जाती। दोनों ही बहुएं नैना देवी जी की खूब सेवा करती थी। नैना देवी जी के दोनों बेटे भी अपनी माँ का सम्मान करते थे। अपनी माँ से बिना पूछे एक भी काम नहीं करते थे। नैना देवी जी ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से काम लेते हुए अपने परिवार को एक कर लिया था, अपने घर की समस्याओं को सुलझा लिया था। अगर सभी बच्चे अपने माता पिता को प्यार में सम्मान दें तो माता पिता को बुढ़ापे में कभी भी कोई कष्ट उठाने नहीं पड़ते। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी, एक माँ के प्यार की कहानी, बच्चों के सोच के बदलाव की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।